Good morning, good afternoon, good evening. Friends, Kevin sir from Personal Tutor. Standard 7th History प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं. चैप्टर है टाउन्स ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन. इस चैप्टर में जो टॉपिक आज मैं कवर करने वाला हूं दैट इज न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स. 16th से 17th सेंचुरी के बीच यूरोप में देयर वाज अ सडन बूम of spices and textiles, and probably it was more often valued if it was Indian. European merchants flocked to India like anything. पूरे वेस्ट एशिया में एक डिमांड बन गई थी इंडियन टेक्सटाइल्स और स्पाइसेस की. वेस्ट एशिया से होते हुए यूरोप पहुंची. फेमस हो गए थे हम लोग. अगले कुछ दशकों में इंग्लिश, डच और फ्रेंच लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनीज फॉर्म करी. ईस्ट इंडिया कंपनीज यूजुअली वो कंपनीज होती है जो फॉर एग्जांपल इंडिया में बिजनेस करने के लिए आई है. पहले पहले तो इंडियन ट्रेडर्स, सम बिग ट्रेडर्स, हाँ आई एम टॉकिंग अबाउट, जिनके पास में कई सारे पोत हुआ करते थे, मतलब दे रियली हैड बिग शिप्स लाइक मुल्ला अब्दुल गफूर, वीरजी वोहरा. इन ट्रेडर्स ने फाइट किया, compete किया. they did not just easily give up, they competed with these companies. but खास तौर पे the English East India Company had a policy. It sabotaged the naval routes. It ruined the trade routes among the sea. And finally, the East India Company took over the whole monopoly in its hand. उसके हाथ में सब कुछ चला गया. इन्होंने इंडिया में अपने बेसिस बनाए. टेक्सटाइल की डिमांड बढ़ने लगी. टेक्सटाइल की डिमांड बढ़ने लगी तो टेक्सटाइल में जो टेक्निक्स यूज होती है उन टेक्निक्स का प्रचलन बढ़ने लगा. फॉर एग्जांपल स्पिनिंग, वीविंग, ब्लीचिंग, डाइंग एंड ऑल. अब इन सब के लिए वी नीड क्राफ्ट्समैन, वी नीड क्राफ्ट पर्सन्स हु आर वेल अडेप्टेड विद सच स्किल्स. तो उन लोगों को भी अपॉइंट करने लगे. ऊपर ऊपर सब कुछ फ्लरिशिंग दिख रहा था दोस्तों, लेकिन डीप डाउन इनसाइड थिंग्स वर बीइंग अपरूटेड. सामान तैयार होने से पहले ही बिक जाया करता था और तैयार करने वाले की मेहनत या उसका स्ट्रगल वॉज लेफ्ट अनटच्ड. इफ द क्रॉप फेल्स इट्स गॉन, यू हैव टू पे द रेंट, दैट्स इट. नाउ हो ये रहा था कि इंडियन क्लोथ मेकर्स जो वीवर्स वगैरह थे, सिंस द ब्रिटिश हैड गेन्ड मोनोपोली, दे कुड नॉट सेल देयर डिजाइन स्टफ इन एनी ओपन मार्केट. पहले से ही ऑर्डर्स रहते थे. दूसरा, उनके ऊपर कर्जा बढ़ता था. दे हैड टू टेक लोन्स एंड प्रोक्योर द डिलीवरी ऑफ द गुड्स, एंड ब्रिटिशर्स अपने हिसाब से पेमेंट करते थे. तीसरा एक पॉइंट इसमें आता है कि आज की डेट में फैशन का ट्रेंड ऐसा हो गया है कि अगर किसी ने एक डिज़ाइन पहनी है तो सेम वो डिज़ाइन दूसरे को चाहिए रहती है. यूनिकनेस की बात नहीं है. सेम थिंग वॉज हैपनिंग इन यूरोप. The thing that was followed by us, by the weavers who were making the things, they had to get a design from the East India companies, और उसी डिज़ाइन में हज़ारों लाखों चीज़ें बन रही है. कोई यूनिकनेस नहीं है. तो see, when a skilled person tries to go ahead and give out a unique thing out of his hands, वो कुछ अच्छी चीज़ बना के देना चाहते हैं तो नई नई चीज़ें बनाना अच्छा लगता है. बट अगर वो एक ही चीज लगातार 5 से 10 साल तक बनाते रहेगा, उसकी यूनिकनेस बंद हो जाएगी. दैट फेलो विल बी डम. इफ यू डोंट लेट अ पर्सन डू what he is expert in his way, so the uniqueness dies. You are actually looking forward to go ahead and ask him to do stuffs according to a script. दैट इज़ नॉट पॉसिबल. उस पर्सन की यूनिकनेस खत्म हो गई है. यहाँ पे इनके साथ में, वीवर्स के साथ में ये हो रहा था. 18th सेंचुरी के आते आते
ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास, जिसे मुंबई, कोलकाता और चेन्नई आज कहा जाता है, इन शहरों में अपने बेसेस बना लिए थे। यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ का कॉमर्स, यहाँ की मोनोपोली, ट्रेड, मार्केट, सब कुछ इनके हाथ में था। इनफैक्ट ब्लैक टाउन, वाइट टाउन करके एरिया डिवाइड कर दिए गए थे। ब्लैक टाउन्स में वो आर्टिजन्स और वीवर्स रहेंगे जो काम करने के लिए आते हैं, ब्लैक्स। एंड वाइट टाउन्स में इन लोगों ने फोर्ट्स बनाए थे। जैसे चेन्नई की अगर हम बात करें तो मेड्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया गया, फोर्ट विलियम कैलकाटा में बनाया गया। दीज वर द रेसिडेंसीज ऑफ द रूलर्स। सो चंद मुट्ठीभर लोग आके सडनली रूल करना शुरू कर चुके थे। हमारा मार्केट उनके हाथ में जा चुका था। यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है। होप यू हैव गॉट द क्रक्स। स्टिल अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना। आई विल बी गोइंग अहेड एंड रिप्लाइंग। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।